हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर तो जो ताप का प्रभाव होता है वो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। जैसे धातुओं में अलग रहेगा, हमारा मिश्र धातु में कुछ अलग रहेगा, हमारा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में कुछ अलग रहेगा, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ में कुछ अलग रहेगा। तो आइए बात करते हैं धातुओं पर उसका क्या प्रभाव रहता है। पहले तो धातुओं में क्या रहेगा, तो धातुओं में जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको मैं रो से प्रदर्शित किया था, प्रतिरोध यानी आर, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो धातुओं पर किस टाइप से रहेगा, तो जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारा मान के चलिए टेम्परेचर यानी T है ना। इसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से शॉर्टली कर दे रहा हूं, आप लोग को थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे टेम्परेचर, कोई भी धातु है तो धातु का टेम्परेचर जो है बढ़ेगा यानी ये इस टाइप से धातु का यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का जो वैल्यू है, प्रतिरोध का वैल्यू भी बढ़ेगा और रो यानी प्रतिरोधकता भी बढ़ता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यदि टेम्परेचर को हम लोग घटाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, घट जाता है, और रो यानी हमारा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होने लगता है। सीधा बात यह है कि किसी भी धातु में यदि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने से वो क्या होता है, उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ जाता है। टेम्परेचर को यदि घटाएंगे तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों सडनली क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो इसको जब हम लोग धातुओं में जब निकालते हैं तो एक टॉपिक इसमें और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो आइए बात करते हैं। तो हम लोग 11वीं क्लास में उष्मीय जो गुण है, उष्मीय गुण वाला एक चैप्टर है। तो उष्मीय गुण में तो पदार्थ का जो उष्मीय प्रसार होता है 3 प्रकार का होता है। पदार्थ का जो उष्मीय प्रसार होता है, उष्मीय प्रसार, वो 3 प्रकार का होता है। ये हमारा अल्फा, ये बीटा और ये गामा। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्फा को हम लोग बोलते हैं रेखीय प्रसार और बीटा को बोलते हैं क्षेत्रीय या पृष्ठीय प्रसार और गामा को हम लोग बोलते हैं आयतन प्रसार, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला है, रेखीय प्रसार से रिलेटेड एक फार्मूला है हमारे पास। रेखीय मतलब रेखा, एक लाइन की बात हो रहा है। तो L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी। तो इसी फार्मूले को हम लोग लेंगे, इसी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं। तो मान के चलो, माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर धातु का प्रतिरोध, ये मैं धातु पहले लिख रहा हूं ना, ठीक है। जब मैं मिश्र धातु की बात करूंगा तो मिश्र धातु हो जाएगा, धातु की जगह अर्धचालक हो जाएगा, अर्धचालक की बात करूंगा तो, और विद्युत अपघट्य पदार्थ की बात करूंगा तो विद्युत अपघट्य पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन सभी में सेम रहेगा। तो ये हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर धातु का प्रतिरोध क्या है, मान के चलो R0 है, ठीक है। तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध जो है कितना है, प्रतिरोध है हमारा RT। ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत सिंपल है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये हमारा पिछले चैप्टर का बात हुआ था, वहीं से आएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था रेखीय प्रसार, तो रेखीय प्रसार का L0 1 प्लस अल्फा टी। तो इसी से रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर T है, T यानी टेम्परेचर, यहाँ समय नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। T यानी टेम्परेचर, ठीक। तो यहां पर जब प्रसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब हमारा जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ये हमारा जो प्रसार है, प्रसार वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। देखिए सेम इसी फार्मूले को मैं इस फार्मूले में कन्वर्ट किया हूं, ठीक है। अब हमें इसके बाद करना क्या है, यहां अल्फा का हमें वैल्यू चाहिए। अल्फा क्या है हमारा, इसी अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक, अगर इसमें था ये हमारा रेखीय था तो रेखीय प्रसार गुणांक था ये, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक है, हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए। ये मैथ्स है, इस मैथ्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इस R0 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ, फिर अल्फा टी के साथ। तो करते हैं RT इक्वल टू R0 1 के साथ करेंगे तो R0 अल्फा टी। अब हमें करना क्या है, RT और R0 को एक साइड में लिखना है, तो RT माइनस R0, यहां बचेगा क्या, R0 अल्फा टी, ठीक है। अब यहां पर हमें अल्फा चाहिए, अल्फा का वैल्यू चाहिए, प्रतिरोध ताप गुणांक चाहिए हमें। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास RT माइनस R0 और ये हो जाएगा R0 अल्फा। ये जो है किसका फार्मूला है, हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक का फार्मूला है। प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा का फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यदि परिभाषा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए परिभाषा जब भी हम लोग बनाते हैं, मैं जब भी परिभाषा बनाता हूं तो क्या करता हूं, हमेशा एक चीज छूट गया था, इसमें हमें अल्फा नहीं लिखना है, इसमें हमें लिखना है टी, सॉरी, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये अल्फा इक्वल टू RT माइनस 0 R0 बाई R0 टी। यदि हम लोग जब भी मैं परिभाषा बनाता हूं तो हमें नीचे को 1 1 मान लेना है, ये नीचे को क्या कर देना है, 1 1 मान लेना है। तो मान के चलो R0 है हमारा 1 ओम, ठीक है, R0 है हमारा 1 ओम, T यानी टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारा कितना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा ना, ठीक। ये R0 का मतलब क्या है, 0 डिग्री पर किसी तार का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है, इसका मतलब वही है, ये देखिए बहुत सिंपल है। 0, ये R0 का मतलब क्या है, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री ताप पर किसी तार का प्रतिरोध कितना है, 1 डिग्री है, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको 1 मान लेंगे, T को 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा जो है RT माइनस R0 के बराबर हो जाएगा, RT माइनस R0 के बराबर हो जाएगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि, याद रखिएगा, ये प्रतिरोध में वृद्धि बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। अब परिभाषा कैसे बनेगा, अगर हमें परिभाषा बनाना है तो परिभाषा कैसे बनेगा, अब इसको देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 डिग्री ताप पर किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम होता है, और उसके ताप को 1 ओम होने पर उसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए हमें जितनी प्रतिरोध में वृद्धि करनी पड़ती है, ये जितनी प्रतिरोध में वृद्धि करनी पड़ती है वही हमारा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, वही हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक। इसको मैं यहां पर परिभाषित कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर परिभाषित कर दे रहा हूं, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 0 डिग्री, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, तो यहां मैं परिभाषा में लिख दिया हूं
तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितने प्रतिरोध में हमें वृद्धि करना पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाता है, अल्फा, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, प्रति डिग्री प्रति, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस टाइप से लिखूंगा, सॉरी, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मात्रक होता है। और हमें न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इससे रिलेटेड, तो एक और फार्मूला है, इस फार्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा एक और फार्मूला आएगा जिसको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां तक मिटा दूंगा तो हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा मान के चलो, माना 0 पर 0 डिग्री, T1 डिग्री तथा T2, बहुत सारे हैं, T2 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है, 0 पर है हमारा R0 और T1 पर है R1 तथा T2 पर है हमारा क्या, R2 है, प्रतिरोध R2 है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, R1 इक्वल टू क्या बनेगा, R0, ये हमारा 1 प्लस अल्फा टी, ये देखिए, ये पहला समीकरण मान लेते हैं। R2 इक्वल टू क्या बनेगा, R0 1 प्लस अल्फा टी, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, इस चीज को आपको ध्यान देना है, 1 2, ठीक है। अब दोनों समीकरण को भाग दे देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 को भाग दे देंगे, समीकरण 1 भाग में गया समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1। ये बहुत सारा इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। R0 1 प्लस अल्फा T2, ये R0 कैंसिल, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। R1 को 1 के साथ, फिर अल्फा T2 के साथ, तो R1 अल्फा T2 और R2 को T1 के साथ, मतलब R2 प्लस R2 अल्फा T1। अब हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो इसको एक साइड में है करना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, तो R1 माइनस R2, ये हो गया, और इधर हो जाएगा R2 अल्फा T1 माइनस R1 अल्फा T2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहां से R1 माइनस R2 इक्वल टू अल्फा, ये हमारा R2 T1 और ये R1 T2। हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा R1 माइनस R2 बाई R2 T1 माइनस R1 T2, ये है, ये जो फार्मूला आया है, इस फार्मूले के बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। तो इस फार्मूले को आप लोग को याद रखना है। इसका फार्मूला आया हमारे पास, क्या आया था सर, पहले वाले फार्मूले पर क्या आया था, हमारा पहला फार्मूला हमारा आया था RT माइनस R0, यहाँ पर R0T, ये आया था। तो ये जो धातु पर जो होता है, ये धातु पर क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, मैं पहले से बता दिया, हम धातु के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ने लगता है, और उसका प्रतिरोधकता भी बढ़ने लगता है। टेम्परेचर को घटाएंगे तो R का मान भी घटेगा और रो का मान भी घटेगा, ये बता चुका हूं पहले से, ठीक है। ये हमारा किसका बात हो गया, धातु का बात हो गया। दूसरा बात करते हैं मिश्र धातु की, फटाफट नोट करते रहिएगा।
तो मिश्र धातु की, तो मिश्र धातु में क्या होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है मिश्र धातु का बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंगनीन हो गया, कांस्टेंट, कौन सा एक तो कांस्टेंटन एक तार होता है, नाइक्रोम होता है, मैंगनीन होता है, ये सब मिश्र धातु है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये रो का वैल्यू अधिक होता है, जिसके कारण जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध में जो वृद्धि है, प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वो कम होती है। वो क्या होती है, कम होती है। प्रतिरोध में वृद्धि क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को, मतलब मिश्र धातु पे अल्फा का वैल्यू भी क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो ये हमारा मिश्र धातु का हो गया, ये हमारा क्या है, मिश्र धातु का हो गया। प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है और प्रतिरोध में जो वृद्धि होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा अलग अलग रहेगा, लेकिन इनका जो मतलब क्या बोलना चाहिए, प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पदार्थ की। तो इसको मैं दोनों साइड से आप लोग को बताऊंगा। यहां पर ये देखिए, अर्धचालक सेमीकंडक्टर और हमारा क्या होता है, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ और अर्धचालक। तो हम लोग बात कर रहे थे अर्धचालक पर ताप का जो प्रभाव है, माने ताप के कारण प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अर्धचालक पर क्या होता है मैं बता रहा हूं। ठीक है, मान के चलो कोई अर्धचालक है, ठीक है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक पर जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को क्या करेंगे, हम लोग बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के कारण क्या होते हैं, उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो अत्यधिक गति से, मतलब इधर उधर क्या करने लगेंगे, गति करने लगते हैं। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अर्धचालक। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। अब बढ़ने के कारण क्या होता है यहां पर, तो यहां बढ़ने के कारण क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या बढ़ती है तो उसकी चालकता भी बढ़ जाती है। चालकता यानी कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी, चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चालकता बढ़ने से क्या होता है, चालकता बढ़ेगा मतलब प्रतिरोध जो है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगता है। प्रतिरोध क्या होने लगता है, कम होने लगता है। चालकता यदि बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ये पूरा बात है अर्धचालक की। ठीक है, तो अर्धचालक के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो वो जो प्रतिरोध का जो मान है, प्रतिरोध का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रतिरोध का वैल्यू कम होता है। कम क्यों होता है, उसका कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। संख्या बढ़ने के कारण उनकी चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ने के कारण प्रतिरोध में गिरावट आने लगता है। तो ये अर्धचालक का बात हुआ। तो अर्धचालक में जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग विद्युत अपघट्य पदार्थ की बात करते हैं। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ है यानी NaCl। तो NaCl मतलब N+Cl। ये देखिए, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है NaCl। तो इसको हम लोग विद्युत अपघट्य पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पानी या जल या विलयन के रूप में जब बनाते हैं तो वो
कुचालक से सुचालक की भांति कार्य करने लगते हैं, ठीक है ना। तो जब विद्युत अपघट्य का मतलब होता है टूटना। तो देखिए NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, दो आयन में टूट गया है, प्लस आयन और एक माइनस आयन, है ना, ठीक है। तो प्लस आयन पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन में टूट गया, तो ये टूटना ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। ये टूटने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ में जब क्या किया जाता है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ के टेम्परेचर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो वो क्या होता है, उनके अंदर जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। ये आयन जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, फ्री मोशन फॉर्म में हो जाते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप में गति करने लगते हैं। और ये जब आयन गति करने लगते हैं, ठीक है, इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक दूसरे से टकराएंगे तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, इनकी संख्या में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। आयन में क्या हो जाएगा, आयन में वृद्धि हो जाएगा। आयन में वृद्धि, आयन में जब वृद्धि होता है तो चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ जाती है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, सीधा बात। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ में टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, आयन में वृद्धि होता है, आयन जो है फ्री मोशन करने लगते हैं और फलस्वरूप चालकता जो है वो बढ़ जाती है। चालकता बढ़ने से प्रतिरोध का मान जो है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये सेम जो है विद्युत अपघट्य पदार्थ में जैसे होता है अर्धचालक में भी वैसे होता है। इसलिए अल्फा का जो वैल्यू होता है यहाँ पर भी निगेटिव होता है। अल्फा यानी प्रतिरोध ताप गुणांक, विद्युत अपघट्य पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव होता है, अर्धचालक का भी निगेटिव होता है। धातुओं में से धातु में पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रतिरोध का ताप बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोधकता में क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका टॉपिक था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है आप लोग देखे होंगे, इसका मैं थंबनेल में एक इमेज डाल दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो कार्बन जो प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो आता है उसको कंट्रोल करने के लिए छोटे टेबलेट के समान इस टाइप से कलरफुल वाले रहते हैं, ठीक है। जो एक टेबलेट गोली जिसको हम लोग बोलते हैं, डमरू जो गोली नहीं मिलता है कैप्सूल, उसी के टाइप से दिखता है, ठीक है। और दोनों तरफ तार लगे रहते हैं, दोनों तरफ। ये दोनों संयोजक तार है, ये बायां साइड है, ये भी इसको भी जोड़ा जाता है, इस साइड को भी, और इस साइड को दूसरे दाएं सिरे को भी जोड़ा जाता है, ठीक है। किसी भी डिवाइस में जोड़ा जाता है, जैसे रेडियो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, एम्पलीफायर हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है उस सब में इसका यूज होता है। ये कार्बन राल से बना एक पदार्थ होता है, जिसको क्या बोला जाता है, प्लास्टिक से भी रख कर इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन प्रतिरोध होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत परिपथ में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को कंट्रोल करने के लिए सहायक होता है। ये बहुत सारे इनका जो शक्ति होता है अलग अलग होता है, कई तो छोटा रहता है, उसका पावर कुछ अलग रहेगा, है ना। तो सबका पावर कुछ अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें कार्बन प्रतिरोध यूज होते हैं, ठीक है ना, यूज किए जाते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध जो यूज होता है ये इस टाइप से दिखता है। इसमें धारियां रहती है, चार धारी, हम लोग चार धारी जानेंगे, ए बी सी डी। तो ए क्या होता है, ये अंक में लिखा जाएगा, ठीक है। ए कोई कलर हो सकता है, बायां साइड से हम लोग को स्टार्ट करना है। ए कोई कलर होगा, बी कोई कलर होगा, सी भी कोई कलर होगा, डी जो होता है, ए बी सी ये तीनों कलर होंगे। और जो डी होता है वो क्या होता है, त्रुटि होता है, टॉलरेंस लिमिट, मतलब क्षमता रहेगा। ये प्लस माइनस प्रतिशत में होता है, या तो वो जितना परसेंट का रहेगा उतना परसेंट वो अधिक सहन कर सकता है विद्युत को,
या तो उतना परसेंट माइनस में वो सहन कर सकता है, मतलब उतना माइनस, मान के चलो 5% है तो 5% का प्लस माइनस 5% का मतलब क्या है, वो 5% अधिक सहन करने की क्षमता रखता है, और या तो -5% जो है सहन करने की क्षमता रखता है। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो हमारा क्या बनता है, AB। हमें किसी भी चीज का यदि कार्बन प्रतिरोध हमें चाहिए, कार्बन प्रतिरोध का मान चाहिए, तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, फार्मूला AB गुणा 10⁻C। ये देखिए AB दोनों अंक रहेंगे और C जो रहता है वो 10 की घात में रहता है, और यहां पर हमें क्या लिखना है, ओम। यहां पर क्या लिखना है, ओम। फिर यहां पर प्रतिशत में आप लोग को D को दर्शाना है, किसमें, प्रतिशत। ये उसका फार्मूला है, सूत्र। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको याद करने का एक तरीका है मेरे पास। इसमें जो रंग है, हमारे पास 10 रंग हैं, उन 10 रंगों को आप लोग को याद रखना है। तो कैसे याद रख सकते हैं, उसका एक मेरे पास तरीका है। का याद रखिएगा, का आप लोग अपने तरीके से भी बना सकते हैं। का भूला नापी हनी बैसलेस, बैसलेस, का भूला नापी हनी बैसलेस। ठीक है, ये कलर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग को बता दे रहा हूं इसको लिख के। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, रंग मैं लिख दिया हूं। ये कोड है हमारा, उस कोड को, रंग को याद रखने का से काला, भू से भूरा, और ये ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, है ना। ये हमारा ह से हनी, माने हनी से क्या हो जाएगा, ह से हरा, और नी से नीला, बै से बैंगनी, और स्ले से स्लेटी, और स से सफेद। ठीक है, ये जो 3 स्टक चीज हैं, ये सुनहरा है, गोल्डन, और ये सिल्वर, और ये नो कलर, ये क्या होते हैं, डी के रूप में जाने जाते हैं। ये बाकी ये कुछ नहीं रहते हैं। और जो कोड है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ये प्लस सुनहरा का जो डिफॉल्ट होता है, यानी डी जो होता है ±5%। वो मैं बोला था 5% प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, या तो वो 5% अधिक सहन कर सकता है या 5% कम। ठीक है, उसी प्रकार से चांदी का 10% रहता है प्लस माइनस, और नो कलर, कोई भी कलर नहीं है तो वो 20% होता है। ये वर्ण कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं वो वर्ण कोड के आधार पर बनाए जाते हैं, वर्ण कोड के अनुसार से उनका प्रतिरोध निकाला जाता है, वर्ण कोड के अनुसार से निकाला जाता है। ठीक है, मान के चलिए हमारे पास एक उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं, ए जो कलर है वो पीला है, याद रखिए, और बी जो कलर है पीला, बी जो कलर है हमारा क्या है, बैंगनी है। बी कलर क्या है, बैंगनी हो गया, और ये भूरा है, कोई भी कलर आप लोग ले लीजिए, है ना। और डी क्या है हमारा, डी क्या है हमारा, सुनहरी है या तो चांदी कलर का है। ठीक है, तो ये चांदी है, सिल्वर कलर का। तो हमें इसका कार्बन प्रतिरोध निकालना है, तो हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आप निकालिएगा तो ए यानी पीला, पहले ए इधर वाले पर्सन से आप लीजिएगा, मतलब ये बाया साइड से। ठीक है, तो यहां पर अब कैसे हो जाएगा, ये देखिए, पी से यहां पर पीला है, ये भी ए भी फार्मूला है, तो पी यानी क्या है हमारा, पी का कोड क्या है, 4 है। तो यहां पर जो कार्बन कोड होगा, कार्बन प्रतिरोध होगा, कार्बन प्रतिरोध को कोड के अनुसार ही निकालना है, इसलिए ये कोड है हमारे पास। ये रंग का याद रखने का तरीका है, आप लोग अपने हिसाब से भी कोड बना सकते हैं, एक नया कोड, ये मेरा बनाया हुआ तरीका है। ठीक है, मैं अपना यूज करने के लिए जब भी बात आता है तो मैं इस तरीके का अपने अनुसार से यूज करता हूँ। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध हमें निकालना है इस चीज का, पीला, बैंगनी, भूरा और चांदी कलर है, तो उसमें कार्बन प्रतिरोध कितना है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो P की बात करेंगे तो P का वैल्यू कितना है, 4। ये देखिए ए। बी का
बी कौन है, बैंगनी है, तो बैंगनी देखते हैं यहाँ पर 7, तो ये रहा 7, बहुत सिंपल है। फिर गुणा का चिन्ह, ठीक है, ये गुणा का चिन्ह, और 10 का फिर 10 लिख देंगे। अब सी है, सी यानी क्या है, देखिए भूरा है, तो भूरा कहाँ है हमारे पास, ये रहा भूरा, तो भूरा का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ये देखिए सी के जगह 1, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ओम, ये ओम हो गया। अब प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस, डी यानी कौन है, डी यानी चांदी है, तो चांदी कौन कहाँ पर है हमारा 10%, यहाँ पर ये हो गया 10%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कार्बन प्रतिरोध हमें कुछ भी निकालना है, कोई भी रंग का आप निकाल सकते हैं, उसके लिए आप लोग को रंग पता होना चाहिए और कोड पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो रंग को याद करने का तरीका अपने अनुसार से आप बना सकते हैं, या तो इस तरीके को आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो कोड होता है वो 0 से स्टार्ट करना है, आपको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 9 पर खत्म होगा, 10 कलर रहेंगे, और ये हमारा जो त्रुटि वाला जो फंडा है, टॉलरेंस लिमिट वाला जो फंडा है, ये सुनहरा है, ये चांदी है, और 9 कलर है, कोई कलर नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा ध्यान से। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 3 कलर दिए हुए हैं, लाल, हरा और नारंगी, ठीक है। एक ऊर्जा बैंड कार्बन प्रतिरोध बना हुआ है, तो उसका उचित प्रतिरोध क्या होगा ये हमें निकालना है, ध्यान रहे ना, लाल, हरा, नारंगी, डी नहीं है मतलब नो कलर, ठीक है, नो कलर। तो नो कलर के लिए क्या रहता है हमारा 20% प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको निकालना है हम, तो फटाफट इस फार्मूले में रख दीजिए, ठीक है। ए जो है वो डिजिट में रहेगा, बी जो है डिजिट में रहेगा, सी जो है 10 के घात में रहेगा, डी हमारा प्लस माइनस प्रतिशत में रहेगा, ठीक है। ये उसका चार्ट हो गया, ठीक है, का, भूला, नापी, हनी, बेसलेस, और ये 3 जो है, ये तीनों चीज आप लोग को अलग से माइंड में याद रखना पड़ेगा, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है, फटाक से आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा, और अच्छे से ये आप लोग इसको बना सकते हैं। तो लाल दिया है यहाँ पर, तो लाल का कितना है 2 है, तो ये रहा 2, ठीक है, ये देखिए लाल का 2, हरा देखते हैं यहाँ पर, हरा कहाँ है यहाँ पर 5, ठीक है, हरा 5, नारंगी कहाँ है यहाँ पर, नारंगी है हमारा 3, ठीक है, तो 3 नारंगी माने सी जो है वो कौन है, सी को आप लोग ध्यान दीजिएगा, सी 10 के घात में रहता है, 10 का घात 3, ठीक है, नारंगी यानी 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा ओम को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। अब यहाँ पर प्लस माइनस, और यह क्या हो जाएगा 20%, 20% कहाँ से आया, क्योंकि कोई कलर नहीं है, डी का जो वैल्यू है सिर्फ 3 ऊर्जा बैंड है, 3 यहाँ पर क्या है धारियां है, ए बी सी, डी नहीं है मतलब नो कलर, ठीक है। अगर 3 धारी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं उसको कि कौन सा डी हो सकता है किसी चीज में नहीं दिया रहेगा या दिया भी रहेगा, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डी नहीं दिया है तो उसका आंसर क्या रहेगा हमारा नो कलर के फॉर्म में आएगा। तो ए बी सी दिया रहेगा, तो ए बी सी क्या क्या कलर हैं, उस कलर के कोड क्या है, ये आपको बस याद रखना है। ध्यान रहे, का से काला, ये भू से भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफेद, बहुत सिंपल है। तो ये रहा हमारा कार्बन प्रतिरोध, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इस टॉपिक को याद रखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा इस बारे में, ठीक है। बुक में बहुत सारे इसके मेथड और बहुत सारे मिल जाएंगे, इसका कोड जो है बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन आप लोग अपने अनुसार से कोड बनाएंगे तो उसको आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आशा है आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, समझ में आया होगा तभी कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद। एक चीज मैं बोलना भूल गया था, इसके बाद हम लोग अगला
टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमारा क्या रहेगा, किरचॉफ नियम से रिलेटेड रहेंगे, है ना, जो सर्किट बनाने में हमेशा यूज होता है। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत है, किरचॉफ नियम है। तो हमारा जो अगला वीडियो बनेगा उसी के बेस पर बनेगा। ठीक है, थैंक यू।